हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस डेडिकेटेड सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। और ये प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम ईपीएफओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आज बारी है क्वांट की, और ये क्वांट का पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, क्वांट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो या तो यूपीएफओ के पेपर में पूछे जा चुके हैं, मतलब सेम कंसेप्ट पे हैं, या पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें लेवल इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब तरह का होता है, क्योंकि एग्जाम में भी सब तरह के ही सवाल आते हैं। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, बट सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे, इसलिए इस बात से चिंतित मत होइएगा कि क्या ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 के अलावा इससे पहले के जो पार्ट है, पार्ट 1, 2 और 3, वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये एक हमारी ईपीएफओ की गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर वो भी सोल्ड, और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और जो भी जानकारी चाहिए ईपीएफओ से रिलेटेड वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। मैं चाहूंगा कि वन बाय वन क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए तो आप वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 4:5 रिस्पेक्टिवली। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो रेशियो है दैट इज 4:5। ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होता है, किसी बच्चे को अगर नहीं पता, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है। क्या जाती है? अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। और डाउनस्ट्रीम होता है जब अलोंग द स्ट्रीम जाती है। ठीक है। अलोंग द स्ट्रीम जाती है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अब क्या कह रहा है? इफ द बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 4 hours 30 minutes। वो कह रहा है कि स्टिल वाटर में जो बोट है वो 81 किलोमीटर 4 hour 30 minute में ट्रेवल करती है। 4 hour 30 minute को आवर्स में से चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम, तो ये स्टिल वाटर की स्पीड आ गई। और स्टिल वाटर की स्पीड हमेशा क्या होती है? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ डाउनस्ट्रीम स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम 4 है, डिवाइड बाय 2, तो ये 1/2। तो ये 81/9/2, और इधर बच गया 9/2। तो ये 9 से गया 9, ये 9 से गया 9, तो 1 की वैल्यू आ गई 4। तो 4 की वैल्यू इंटू 4, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 16, इंटू 4 करोगे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 20। ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 160 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम। तो 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितनी स्पीड है? 16। 160 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड है? 20। तो ये कट गया 10, ये कट गया 8, तो 10 + 8 कितना हो गया? 18 आवर्स। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किसी को कोई परेशानी? समझ पाए भाई आराम से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। A container contains mixture of water and milk in the ratio 3:17। एक कंटेनर है जिसमें वाटर और मिल्क जो है वो 3:17 में है। ठीक है। What is the percentage of the quantity of water added with respect to the amount of mixture? यानी इसका कितने परसेंट क्वांटिटी वाटर ऐड करें कि इनिशियली such that the concentration of water in the final mixture become 32%। अब फाइनल मिक्सचर के अंदर जो वाटर है वो 32% हो जाए तो मिल्क 68% बचेगा। अगर दोनों का रेशियो बनाऊं तो ये बन गया 8:17। ठीक है भाई। अब वाटर कितना ऐड होगा? अब वाटर जितना मर्जी ऐड हो, बट मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। जितना मिल्क यहाँ इतना यहाँ होना चाहिए, ये ऑलरेडी सेम है। तो वाटर देखो कितना ऐड हुआ है? 5। लेकिन 5 पूरे मिक्सचर का कितने परसेंट है? 3 + 17 20। तो 5/20 इंटू 100, 20 से गया 5, तो ये 25% है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3।
टू ट्रेन पी एंड क्यू आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, दो ट्रेन है जो पी और क्यू लेंथ की है। ट्रेन पी कैन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 240 मीटर इन 56 सेकेंड। मान लीजिए ट्रेन पी की लेंथ पी ही है, तो p प्लस 240 डिवाइड बाय 56, तो ये ट्रेन पी की स्पीड आ गई भाई। ट्रेन क्यू की जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो कैन क्रॉस द सेम ब्रिज इन q प्लस 240 डिवाइड बाय 28। ठीक है, अब एक चीज देखो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई मेरे। क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो जो रेशियो, ये टाइम का जो रेशियो है इनका 56 सेकंड ले रही है, ये 28, तो इन दोनों का टाइम जो है इस रेशियो में, तो दोनों की जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1:2 में। समझ पा रहे हो ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ए पी कैन क्रॉस ए ट्री इन 32 सेकेंड। अब पी जब ट्री को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, मतलब पी डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है 32 सेकंड में। तो ये भी ट्रेन पी की स्पीड है और ये भी ट्रेन पी की स्पीड है, दोनों इक्वल होंगे। तो p प्लस 240 डिवाइड बाई 56 दैट इज इक्वल टू p बाई 32। तो 8 से गया 7, 8 से गया 4, तो ये हो गया 4p प्लस 960 दैट इज इक्वल टू 7p। उधर जाके माइनस होगा, 3p की वैल्यू 960, तो p की वैल्यू कितनी है 320। ठीक है, p की वैल्यू 320। अब यहां पुट करोगे तो p बाई 32, तो p की स्पीड कितनी 320 बाई 32, यानी p की स्पीड आ गई 10। अब p की 32 है, जो p की वैल्यू है 32 है, तो q भी 320 होगा। 32 बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 320 होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। अब p की स्पीड अगर 10 है, तो 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20 होगी। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आए तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 320 प्लस 320। इसकी स्पीड 10 है, इसकी 20 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सम ऑफ स्पीड हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन हो तो सम ऑफ स्पीड। तो ये ऊपर हो गया 640, नीचे बच गया 30, तो 0 से 0, तो ये 64 बाय 3 सेकेंड्स लेगी। ठीक है, 64 बाय 3 सेकेंड्स लगेंगे इसको क्रॉस करने में। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपा विनिंग अ गेम इज 0.6। ठीक है, दीपा अगर किसी भी गेम को विन करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। ठीक है, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा, अगर सीमा किसी भी गेम को विन करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ लूजिंग द गेम, बोथ लूजिंग द गेम। हमेशा ध्यान रखो, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो विन ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.6। यही लूज करना मतलब विन ना करना, तो इसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4 और इसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.75, तो 0.25। अब दोनों बोथ लूजिंग द गेम इज 0.4 इंटू 0.25, तो 100 बाय 1000, 20 से 20, तो 0.1 आ गई भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, पहले के कुछ सालों में इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि थोड़ा आसान है बट आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चमन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज अंकित। जो चमन है, कोई चमन है, वो अंकित से थ्राइस एफिशिएंट है भाई। जो एफिशिएंसी है इनकी, चमन इज थ्राइस एफिशिएंट एज अंकित एंड अंकित इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज मोहित। अंकित जो है वो मोहित से ट्वाइस एफिशिएंट है। अगर इसको 1 ले ले तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ अंकित एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन ऑल्टरनेट डेज, अंकित और मोहित ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करें, स्टार्टिंग विद मोहित, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विच कैन बी डन बाय चमन अलोन इन 8 डेज। तो टोटल वर्क देखो ना भाई कितना होगा। अगर चमन अकेला इसको 8 डेज में करता है और चमन की एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 48 यूनिट। ये वर्क है, ये किसको करना है भाई, अंकित और मोहित को ऑल्टरनेटली। तो अंकित जिस दिन काम करेगा उस दिन 2 यूनिट काम होगा, मोहित करेगा 1 होगा, फिर नेक्स्ट डे अंकित 2 करेगा, फिर मोहित 1 करेगा, यानी कि हर 2 डेज पे जो 3 यूनिट वर्क है वो हो जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही चलता चलेगा। तो 48 यूनिट वर्क, ये अब इसका 3 का कितने टाइम है, 16 टाइम है, तो इधर भी इसका 16 टाइम ले लो, तो कितने डेज में हो जाएगा 32 डेज में।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। The curved surface area of a right circular cone whose radius is 5 and height is this less than that of the cylinder whose radius is this। क्या है, एक कोन है भाई, ये कोन होता है, ठीक है। इस कोन की का ये बेस है सर्कल, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की क्या कह रहा है भाई, इस सिलेंडर, पहले तो इसी में देख लो, कोन की जो रेडियस है वो 5 है, कोन की जो हाइट है वो 12 है, तो स्लांट हाइट 13 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिलेंडर हुज रेडियस इज 5, तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये इसकी रेडियस है 5, इसकी हाइट बतानी है आपको कितनी है, ठीक है भाई। अब जो कर्ड सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर कोन का, दैट इज 165 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द सिलेंडर, तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा प्लस 165 होगा इससे। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, और जो कर्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर एल। तो पाई कितना है भाई, पाई को पाई रहने दो, रेडियस 5 है, एल 13 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका। अब ये हो गया, और प्लस कितना होगा भाई 165, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। द कर्ड सरफेस राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस इज दिस इज स्क्वायर लेस देन दैट ऑफ द सिलेंडर। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और दैट इज इक्वल टू किसके, 65 पाई प्लस 165 के, ठीक है भाई। अब देखो, और उसने बोला भी हुआ है कि पाई को 3 ले लो भाई, ठीक है, टेक पाई 3। तो अगर 3 ले लूंगा इंटू 65 इंटू 3, तो इधर भी इंटू 3, तो ये बन गया 6 आर, आर भी ले लो ना, आर इसकी 5 है, इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 195 और 165, तो ये 360 बन गया भाई। तो एच इज इक्वल टू किसके, 6 पंजे 30, 30 से गया 12, तो हाइट इसकी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट वर कैलकुलेटेड एज 80, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं 80, और इनके सॉरी स्टूडेंट कितने हैं 30, और इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 80। It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 52 instead of 82, ठीक है। wrongly entered as 52, wrongly 52, और rightly कितने थे 82, तो ये कितने ज्यादा हैं 30 ज्यादा ऐड कर दिए, तो वापिस करने पड़ेंगे भाई, वापिस करने पड़ेंगे। अगर वापिस करने पड़ेंगे, रॉन्गली एंटर्ड एज 52 इंस्टेड ऑफ 82, राइटली इतने थे 52, तो गलती से कम ऐड कर दिए, तो मतलब एवरेज बढ़ेगी, तो 30 ज्यादा होनी चाहिए, तो 30 स्टूडेंट में बचेंगे तो सबकी एवरेज 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो जो एवरेज पहले 80 थी अब वो कितनी हो जाएगी 81। रॉन्गली एंटर्ड एज 52 यानी उसने कम ले लिए, ज्यादा लेने थे भाई, तो अगर कम ले लिए ज्यादा लेने थे तो और दे दो फिर, और अगर गलती से कहता कि 82 ले लिए, लेने थे 52, फिर कम हो जाती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। मनोज एंड नेहा एंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस एंड दिस, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर मनोज विदड्रॉज दिस। ऐसे सवाल हो ना, उसको पहले कंप्लीट पढ़ा करो, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगी टोटल टाइमिंग कितनी है। तो यहाँ टोटल टाइमिंग है 2 ईयर, और ध्यान रखिए पार्टनरशिप का एक ही कंसेप्ट है, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। तो 2 लोग हैं, एक मनोज है और एक नेहा है, ठीक है भाई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6400 और इसकी है 5000, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर मनोज विड्रॉज 25% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट while नेहा इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट बाय 40%। तो 1 ईयर मनोज का इतना ही लगा,
नेहा का भी इतना ही लगा। फिर मनोज ने 25% विड्रॉ कर लिया, तो इसका 25% 1600 होगा, तो फिर बचा 4800 नेक्स्ट ईयर के लिए। और जो नेहा है उसने इंक्रीज कर दिया 40, तो 5000 का 40% 2000, तो ये 7000 हो गया 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये 64 और ये 4800, तो ये हो गया 11200 और ये 12000। तो 20 से 20 कट गया भाई, और ये 3 से कटेगा, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से गया 14, 8 से गया 15। तो ये उनके किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का। और मनोज का प्रॉफिट है 5040, तो 14 की वैल्यू 5040, तो 1 की वैल्यू 5040 बाई 14, 14 तिये 42, फिर 14 छिक 84 जीरो, तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 360, तो ये 0 90 45 9 54, तो 5400। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बना पाओगे? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। परसेंटेज का इस तरह से भी क्वेश्चन हर बार आता ही है एक आध। क्या कह रहा है, when 72 is added to a number the new number become 45% more than the original number। ठीक है भाई, तो मतलब उस नंबर का 45% ही तो 72 के बराबर है भाई। 42% जो 45% बढ़ा है और 72 बढ़ा है, 72 ऐड करने पे 45% बढ़ा है, तो 45% ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 72। तो कोई भी नंबर 100% होता है, तो 100% इज 72 बाई 45 इंटू 100। 9 5 जा 9 8 जा, 5 से गया 20, तो 100% इज 160। अब वो क्या कह रहा है, इफ द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाय 40, तो ये ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 160 प्लस 40 कितना हो गया, 200। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर दस ऑब्टेन टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर इफ द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाय 40, ओरिजिनल नंबर है 60, तो ये हो गया 200। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर दस ऑब्टेन टू द ओरिजिनल नंबर, तो 200 रेशियो 160, 40 से गया 5 रेशियो 4। ठीक है, कई बार लैंग्वेज ऐसी सी बना देता है, समझ नहीं आती है चीजें। चलो एक आसान सा सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है जी, चलिए। आपको अगर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या आप प्ले स्टोर पे जाएं, हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप गूगल पे जाके edutap.in टाइप करें। edutap.in टाइप करने पे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, तो कोर्सेज में जाके आपको ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज दिखेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, आप जो भी आपकी सुविधा के अनुसार सही लगे उसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, इसमें सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटेंसी होगा, आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, इसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये अंतर है दोनों में भाई। ठीक है, और जीएस भी नहीं होगी शायद। ठीक है, जीएस में भी कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। एक बार यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो ये सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा का पूरा ये अकाउंटेंसी और ये दिस। ठीक है भाई, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।